राधे राधे। तो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम को थोड़ा सा टाइम रह गया है। आई नो कि मैंने सिलेबस कवर नहीं कराया, इट्स माय मिस्टेक, बट अभी हमारे पास जो 15 दिन है उसके अंदर अकाउंट्स की जो बूस्टर सीरीज़ आएगी, अगर आप लोगों ने उसे कर लिया, इट्स माय प्रॉमिस कि आप लोग जितना उम्मीद कर रहे हो ना खुद से उससे कम 30 नंबर तो ज़्यादा ले ही आओगे। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को मैं थ्योरी भी करवाऊंगी बूस्टर सीरीज़ में, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी करवाऊंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी, केस स्टडी भी करवाऊंगी। ओके, 3 वीडियोस आएंगी, 2 दिन हम एक चैप्टर को देंगे, कई चैप्टर्स जो छोटे हैं उन्हें एक दिन देंगे। ठीक है, तो आज हम अपना शेयर कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। शेयर कैपिटल यानी हमारा कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, ओके, हम क्या करेंगे, अपना शेयर कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। मैं पहली एक चीज़ बोल देती हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि अपना जो मैं नोट्स अभी बनवाऊँगी वो नोट्स अच्छे से बना लो, क्योंकि बाद में एग्ज़ाम के पिछले दिन मैंने देखा है शायद आपको अकाउंट्स के अंदर एक ही दिन की छुट्टी है ना, तो अकाउंट्स के अंदर अगर आपको एक ही दिन की छुट्टी है उसके अंदर सिर्फ आपको ये नोट्स पढ़ने का ही टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सको। ओके, तो इसीलिए जितना हो सके अभी इसके ऊपर अच्छे से फोकस करो। शेयर कैपिटल, अच्छा देखो, शेयर कैपिटल से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कंपनी क्या होती है। ठीक है, शेयर कैपिटल से पहले हमें क्या समझना होगा कि कंपनी क्या होती है। बुक से पढ़ा दूं? तो देखो, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टिंग इन द आइज ऑफ लॉ एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। In other words, a company or a joint stock company is an identity established by process of law for undertaking a business. मेनली हम कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी होती है एक ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन जो कि कानून की आंखों में एग्जिस्ट करती है और वो उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो उसके मेंबर से अलग होती है। ठीक है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टिंग इन द आइज ऑफ लॉ एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब मेंबर से अलग होती है, यानी कंपनी और मेंबर को आप एक नहीं कह सकते, वो दोनों अलग अलग हैं। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसे हम लॉ के प्रोसेस के थ्रू इस्टेब्लिश करते हैं ताकि किसी बिजनेस को चला सके। ओके, तो ये जो कंपनी होती है इसके अंदर जो शेयर कैपिटल होता है उसे शेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, और जो इस शेयर्स के ओनर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। ये कंपनी को तो चलाते हैं लेकिन ये खुद कंपनी नहीं है। ओके, तो अगर बोल दे कोई एमसीक्यू, एक्चुअली ट्रू फॉल्स में अगर कोई ये चीज़ पूछे कि क्या जो शेयर होल्डर्स हैं वही कंपनी है या फिर जो कंपनी और मेंबर्स हैं वो एक हैं, तो आप फॉल्स लिखोगे। ओके, अगर कोई भी पर्सन मर जाता है, ठीक है, जैसे टाटा कंपनी है, उनके ऑनर जब वो एक्सपायर हुए थे तब टाटा कंपनी तो बंद नहीं हो गई थी ना। वही इसके अंदर है कि किसी भी पर्सन की, किसी भी मेंबर की, शेयर होल्डर की डेथ या इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट के कारण कभी भी कंपनी बंद नहीं होती है। ओके, स्पीड बढ़ा लेना वीडियो की ताकि अच्छे से सारा कुछ कवर कर सको। ओके, स्पीड से कवर कर सको। फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। अच्छा, एक कंपनी हमने समझ ली कि एक कंपनी क्या होती है, अब उसके फीचर्स याद करने बहुत इजी हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने क्या कहा था कि एक कंपनी एक ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के आइज में एग्जिस्ट करती है और वो उसके मेंबर से अलग होती है ना। तो क्या है एक आर्टिफिशियल पर्सन? तो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया पहला फीचर। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, और क्या बोला था कि कोई भी पर्सन मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कि किसी के आने से, जाने से, डेथ होने से, इंसॉल्वेंसी से, रिटायरमेंट से
किसी चीज़ से किस कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, इसके बाद आते हैं मेंबर्स की लायबिलिटी जो लिमिटेड होती है, ठीक है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स अनपेड शेयर्स। अनपेड शेयर्स के एक्सटेंट का मतलब क्या है कि जितनी अनपेड शेयर्स की वैल्यू होगी उतनी ही उनकी लायबिलिटी होगी, जो वाइंडिंग अप के टाइम पे या कभी भी ज़रूरत के टाइम पे मंगवाई जा सकती है। ओके, इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की जो शेयर्स होते हैं, जो कैपिटल होती है ना, जब उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उस स्मॉल पार्ट्स को हम शेयर्स कहते हैं। वो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी के केस में आपको सभी मेंबर्स की रजामंदी लेनी ज़रूरी है, ठीक है। Until the acceptance of every single member, you cannot transfer your shares in a private company. Okay? कॉमन सील, एक कंपनी के पास कॉमन सील होनी कंपल्सरी होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको कंपनी को कॉमन सील नहीं रखनी तो ना भी रखें, उसकी जगह पे या तो 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर मिलकर डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं, तो उसे भी कॉमन सील का नाम ही दिया जाएगा। ओके, ठीक है जी। रेगुलेशंस, जो कंपनी के रेगुलेशंस होते हैं वो होते हैं एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सारे रेगुलेशंस लिखे होते हैं, ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, जिन्हें शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन, जब तक आप एक कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं करवा लेते तब तक उसे कंपनी नहीं माना जाएगा, समझे, चाहे फिर वो जितनी मर्जी बड़ी कंपनी आप बना लो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपल्सरी होता है। हेड ऑफिस के अंदर आपको उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फीचर्स काफ़ी इजी हैं इसके, आपने जो इसका मीनिंग लिखा है उसी में से आपके 3-4 फीचर बन जाता है। तो अगर 2-3 मार्क्स में आया तो आप मीनिंग लिखोगे, मीनिंग में से फीचर निकाल के लिख दोगे। ओके, अपनी बुक खोल कर बैठो, जो मैं पढ़ा रही हूँ बुक से पढ़ो, अपनी बुक से पढ़ो, मेरी बुक में देखना बंद करो, ठीक है। अपनी बुक खोलो और उसमें से पढ़ो। सारी थ्योरी नहीं करवाऊंगी, जो इंपॉर्टेंट लगेगी सिर्फ वही थ्योरी करवाऊंगी जिसके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। थ्योरी को हल्के में मत लेना, ऐसा मत सोचना कि थ्योरी बहुत कम आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने का प्रैक्टिकल आता है उतने की थ्योरी भी आती है, समझे। हमें इंक्लूडिंग एमसीक्यू 40 मार्क्स की थ्योरी आती थी और 40 मार्क्स के हमें प्रैक्टिकल आते थे जब मैं 12th में थी। अभी तो पेपर पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया, हमें केस स्टडी नहीं आती थी, लेकिन इस बार आपके पेपर पैटर्न में केस स्टडी दी है, वो भी 12 नंबर की। 12 नंबर फ्री के नंबर है। केस स्टडी बस आपको पता होना चाहिए कि केस स्टडी से हैंडल किस तरीके से करना है, वो मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। जैसे जैसे आपका चैप्टर होता जाएगा, साथ साथ में ड्यूरिंग प्रैक्टिस हम 3-4 केस स्टडी भी करेंगे हर एक चैप्टर की। ओके, आ जाओ फिर पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, तो पार्टनरशिप हमारे पास, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। जॉइंट स्टॉक कंपनी को गवर्न करता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है। पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कुछ नहीं बताया हुआ कि कितने चाहिए कितने नहीं, ठीक है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नंबर ऑफ पार्टनर रिस्ट्रिक्ट किए हैं 50। ओके, कि 50 से ज़्यादा एक पार्टनरशिप के अंदर मेंबर्स नहीं होने चाहिए। और कंपनी के अंदर मिनिमम हमारे होते हैं 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, एंड मैक्सिमम होते हैं 200। और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी हमारे होते हैं मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी हो सकते हैं। ओके, लीगल आइडेंटिटी, पार्टनरशिप के पास कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है, यानी कि ये पार्टनर्स और फर्म दोनों एक ही हैं। और लेकिन जो कंपनी है उसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने मेंबर्स से, यानी मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग अलग हैं। पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, लेकिन कंपनी के अंदर जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। पार्टनरशिप के अंदर आपको ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अलो नहीं है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स।
लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर्स, बट in case of public company you can transfer your shares freely. Okay, stability of the business. एक पार्टनरशिप जो होती है वो डिसॉल्व हो सकती है विद द एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ठीक है। लेकिन जो कंपनी है उसकी परमानेंट लाइफ होती है, वो किसी चीज से अफेक्ट नहीं होती। पार्टनरशिप के अंदर अकाउंट्स की ऑडिटिंग या पब्लिशिंग नेसेसरी नहीं है, लेकिन कंपनी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना भी नेसेसरी है, उसकी ऑडिटिंग और पब्लिशिंग करना भी नेसेसरी है। पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम सभी पार्टनर्स फर्म के डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके अंदर शेयर होल्डर्स तो नहीं करते एक्टिवली पार्टिसिपेट, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जरूर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, जो बिजनेस है वो सभी पार्टनर्स कैरी ऑन करते हैं, लेकिन जो कंपनी है वो अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एमओए के अंदर मेंशन करती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो कंपनी है उसे कैरी ऑन किया जाता है, ठीक है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे हैं फर्म को कैरी ऑन करने के लिए, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। चलो ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग या तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ऐसा किसने कहा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं बांटोगे तो आगे सामने वाला कमाएगा कैसे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स कंपनी में कैसे होते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या डायरेक्टर्स की हेल्प से ये डिसाइड करते हैं कि कितना जो प्रॉफिट का शेयर है वो एज ए डिविडेंड देना है और कितना आपको एज ए रिजर्व रखना है, क्योंकि जो प्रॉफिट्स होते हैं उसी में से रिजर्व्स को मेंटेन किया जाता है और उसी में से हमारा डिविडेंड पे किया जाता है। ओके, वाइंडिंग अप, जो पार्टनरशिप है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू वाइंड अप हो सकती है, लेकिन जो कंपनी है वो लॉ के द्वारा ही बनाई गई है, तो फिर उसको वाउंड अप करने का हक भी सिर्फ लॉ को ही है, ठीक है। एक पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है एक एग्रीमेंट के कारण, तो इसीलिए वो वाउंड अप भी होगी सिर्फ एक एग्रीमेंट के कारण। लेकिन एक लॉ को बनाने के पीछे एक कंपनी को बनाने के पीछे लॉ का हाथ होता है, तो इसलिए उसे वाइंड अप करने के पीछे भी लॉ का ही हाथ होगा। ओके, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आगे भी काम आएगा, इसलिए सुन लो, अभी इंपॉर्टेंट है काफी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी को आपने बनाना है, इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसके लिए आपके पास 4 प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। पहला है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। प्रमोशन के अंदर सबसे पहले आ जाता है कि एक पर्सन होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, तो उन्हें हम प्रमोटर्स कहते हैं, वो आगे जाके उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में क्या आता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एमओए, एओए और जो भी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होती हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स की डिटेल्स, ठीक है, या फिर कोई भी डिक्लेरेशन वगैरह, वो सब जाके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसको देता है अप्रूवल। ओके, अप्रूवल मिलने के बाद मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके बीच में आपकी कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी आ जाती है कि आप कितनी कैपिटल ऑथराइज्ड, आपकी कितनी कैपिटल होगी, आप कितनी इशू कर सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ आता है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन में। आपको कैपिटल से रिलेटेड हर एक डिटेल उसके अंदर देनी होती है। फिर आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है, आप उसकी हेल्प से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, डन।
फिर आता है हमारे पास काइंड्स ऑफ कंपनीज, कि एक कंपनीज के कितने टाइप्स होते हैं। तो 3 तरह के हमारी कंपनी के टाइप्स होते हैं, 3 बेसिस के ऊपर कंपनी को डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, लायबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के बेसिस पे। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे आता है हमारे पास चार्टर्ड कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज एंड रजिस्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनीज होती हैं जैसे कि जो रॉयल करेक्टर के द्वारा फॉर्म की गई, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये जो कंपनीज होती हैं, जो चार्टर्ड कंपनीज होती है, वो मेनली एज अ ट्रेडिंग कंपनीज आज के टाइम पे क्या हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, बन रही है। स्टैट्यूटरी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो किसी स्पेशल एक्ट के पास होने पर बनाई गई हो या फिर सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेटिव की हेल्प से बनाई गई हो, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओके। एंड रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती हैं। लायबिलिटी के बेसिस पे आएंगे हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनी जिसके अंदर जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो उस अमाउंट तक ही लायबल होते हैं जितनी उनकी शेयर्स की अनपेड अमाउंट हो, ठीक है। यानी कि कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। जो शेयर्स उन्होंने हेल्ड कर रखे हैं उसके ऊपर उन्होंने जो अमाउंट पे नहीं की है वो किस में आती है हमारी? वही हमारी क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है कि एक पर्सन है, एक मेंबर है, वो ये कह रहा है कि आप जब भी कंपनी को वाउंड अप करोगे तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक है। कंपनी के वाउंड अप होने तक मैं आपको इतने पैसे दूंगा। उसमें से मान लो उसने कहा मैं आपको 10 लाख दूंगा कंपनी के वाइंड अप होने तक, उसमें से उसने 3 लाख दे दिए, तो क्या हो गया? उसके बाकी के जो 7 लाख बचे हैं तो कंपनी क्या कर सकते है? वो 7 लाख की डिमांड कर सकते हैं एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, बिकॉज उसने गारंटी दी है, ठीक है। तो जितनी गारंटी आपकी रह जाती है आपको उतने पैसे पे करने होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी बाय कंपनीज के अंदर जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। यानी कि कंपनी के डेट्स को पे करने के लिए मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। उसमें हमारे पास आती है प्राइवेट, एक आती है पब्लिक, ठीक है। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कंपनी होती है जिसकी जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है वो 1 लाख या फिर उससे ज्यादा हो, एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013 और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जितनी शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वो प्राइवेट है या पब्लिक है, ओके। मिनिमम हमारी 1 लाख होनी चाहिए, 1 लाख से ज़्यादा होगी तो वो हमारी प्राइवेट होगी। प्राइवेट कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र को शेयर करने पे पूरी रिस्ट्रिक्शन है। इसके अंदर मेंबर्स भी लिमिटेड माने जाते हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज मेंबर्स टू 200। जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उन्हें मेंबर्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, चाहे वो प्रेजेंट एम्प्लॉयज हों चाहे वो पास्ट एम्प्लॉयज हों। अगर कोई भी पर्सन है जिन्होंने जॉइंटली किसी शेयर को होल्ड किया है तो उसे हम सिंगल मेंबर ही कंसीडर करते हैं, हम उन्हें डबल या ट्रिपल अलग अलग मेंबर कंसीडर नहीं करते। कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती फॉर सब्सक्राइबिंग देयर शेयर्स। कंपनी पब्लिक को इनवाइट करने के लिए प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकती। और कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, ठीक है। अब इन्होंने दे ही ऐसे रखी है तो मैं क्या करूं।
इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है? 5 लाख या उससे ज़्यादा, एज प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ओके, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एक पब्लिक कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन तभी जब वो किसी पब्लिक कंपनी की क्या हो? सब्सिडियरी हो। पब्लिक कंपनी के एंड्स में हमेशा लिमिटेड लगता है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगता है। क्या लगता है? हमेशा लिमिटेड लगता है। ओके, अब प्राइवेट और पब्लिक, इसका डिफरेंस आप खुद पढ़ोगे। ठीक है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने आपको मीनिंग तो समझा ही दी है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं मेन चीज, ठीक है, जिससे हमारा आगे का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो हमारे पास आते हैं शेयर्स। हमें क्या पता कि शेयर्स क्या होते हैं? जब किसी भी कंपनी की जो कैपिटल होती है उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं शेयर्स। ठीक है, जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी की कैपिटल का एक पार्ट होते हैं और साथ में स्टॉक का भी। ठीक है, कितने टाइप के हमारे पास शेयर्स होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस, एक होते हैं इक्विटी। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि जब भी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी होती है, जब वाइंड अप होती है कंपनी, तो पहले जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनकी पेमेंट उन्हें वापस की जाती है और उन्हें डिविडेंड पे किया जाता है, और उसके बाद ही जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या आता है? सबसे पहले आता है क्यूमुलेटिव, फिर आता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि जैसे मान लो कि आपके पास 3 साल हैं। ठीक है, पहले साल के अंदर आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे के अंदर आपको मतलब आपको 10-10 हज़ार के तीनों साल में मिलने थे, लेकिन आपको पहले साल तो मिल गया, बाकी के 2 साल आपको नहीं मिला। तो वो जो 2 साल का आपका प्रॉफिट होगा ना, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और अगर आपको 4th ईयर प्रॉफिट होगा तो आपको पूरे 30,000 रुपये मिलेंगे उस प्रॉफिट में से। ओके, यानी आपका जो पिछला प्रॉफिट होगा वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या होता है कि जो आपका प्रॉफिट होता है, जिस साल का प्रॉफिट है उसी साल अगर मिल गया तो ठीक, अगर नहीं मिला तो आपको अगले साल भी नहीं मिलेगा। अगले साल आपको पिछले साल का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यानी इसके अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो एक्यूमुलेट नहीं होता। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि ये इन शेयर्स के जो होल्डर्स होते हैं ना, उन्हें राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसके अंदर? सरप्लस प्रॉफिट्स के अंदर। यानी अगर उन्हें अपना डिविडेंड भी मिल जाता है, ठीक है, तो उसके बावजूद, और इक्विटी शेयर्स वालों को भी उनका डिविडेंड दे देते हैं, फिर भी अगर प्रॉफिट बच जाता है तो फिर जो प्रेफरेंस शेयर्स, जिनके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, वो आ सकते हैं आगे और जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट्स है उसमें से अपना राइट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट्स होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी कि ये चीज़, ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये नहीं कह सकते कि आपके पास जो सरप्लस प्रॉफिट्स है उसमें से हमें हमारा और हिस्सा दो। ठीक है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल होते हैं जिन्हें हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिडीमेबल होते हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक टाइम पे कंपनी को रिडीम करना होता है, यानी कि अपने शेयर्स वापस लेके पूरी की पूरी पेमेंट सामने वाले को देनी होती है। और इरिडीमेबल होते हैं जिनको पे करने का कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है, उसे सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के टाइम पे ही क्या किया जा सकता है? रीपे किया जा सकता है। ओके, तो इक्विटी शेयर्स हमारे कौन से होते हैं? वो शेयर्स जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। मेनली जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके पास कोई स्पेशल राइट्स नहीं होता कि वो डिविडेंड ले या फिर अपने कैपिटल का रिटर्न मांगे इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ठीक है, जब तक आपके प्रेफरेंस शेयर्स को सब कुछ नहीं मिल जाता तब तक जो इक्विटी शेयर्स हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओके,
इक्विटी शेयर्स मेनली क्या चीज कैरी ऑन करता है, मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। ओके, लेकिन हाँ, इक्विटी शेयर के पास दो चीजें जरूर होती हैं, वो होती हैं या तो इक्वल वोटिंग राइट्स या फिर विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू वोटिंग। ओके, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो कोशिश करना कि चैट जीपीटी या फिर गूगल की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से बनाकर लिख सको। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं कि जब इक्विटी शेयर्स जो कंपनी इशू करती है वो अपने ही एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को इशू कर देती है डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास आउट करके इशू किए जा सकते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स, उनका करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, कंसिडरेशन, डिस्काउंट और कौन से शेयर्स को, कौन से डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को ये इशू किया जा रहा है, ये सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं ये 1 साल के बाद ही इशू किए जा सकते हैं। विद इन 1 ईयर कोई भी कंपनी इसको इशू नहीं कर सकती। इट मीन्स जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसके 1 साल बाद ही आप स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हो, अदरवाइज आप उसे इशू नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी शेयर्स की हो गई क्या, ये शेयर्स की क्या हो गई, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, शेयर्स की क्लासिफिकेशंस की एक्सप्लेनेशन हो गई। अब जो प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स का डिफरेंस है वो आप खुद से पढ़ोगे, मैं अब आपको शेयर कैपिटल पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, शेयर कैपिटल क्या होता है कि जितनी भी अमाउंट शेयर होल्डर्स के द्वारा इन्वेस्ट की जाती है शेयर्स की फेस वैल्यू पर, तो उन सारी अमाउंट को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल के हमारे पास क्या क्या टाइप्स हैं, ऑथराइज्ड, इशू, सब्सक्राइब्ड। ठीक है, सब्सक्राइब के अंदर भी हमारे पास आ जाता है पेड अप, कॉल्ड अप। ठीक है, ये सब कुछ। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल हम जिसे कहते हैं, वो क्या होती है कि वो मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के अंदर उसकी लिखा जाता है उसे कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो एक कंपनी इशू कर सकती है। ओके, जितनी कैपिटल एक कंपनी रजिस्टर करती है अंडर एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, उतनी ही अमाउंट को वो क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकती। ठीक है, उससे कम कर सकती है, उसकी इक्वल कर सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। इशूड कैपिटल, जो इशूड कैपिटल होती है वो कौन सी कैपिटल होती है हमारी, जो एक्चुअल में हमने इशू की होती है। ठीक है, जो हमने कंपनी को सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट किया होता है, जितनी कैपिटल के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी कौन सी होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी वो कैपिटल होती है जो एक्चुअल में पब्लिक ने सब्सक्राइब की होती है, यानी कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने सब्सक्राइब किया होता है उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप। पेड अप शेयर कैपिटल वो होती है कि जितनी आपकी कैपिटल सब्सक्राइब की गई थी उसमें से, मान लो 10 रुपए की आपकी वो थी पर शेयर ₹10। ठीक है, एक शेयर 10 रुपए का, उसमें से जो पर्सन था उसने कितनी पेड अप की, सिर्फ 7 रुपए। ठीक है, तो हमारी जो पेड अप शेयर कैपिटल होगी, शेयर कैपिटल पेड अप जो होगी वो कितनी होगी हमारी, 7 रुपए। जो एक्चुअल में पे की होती है अमाउंट उसको हम कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। वो फुली पेड अप भी हो सकती है और नॉट फुली पेड अप भी हो सकती है। फुली पेड अप यानी 10 के 10 उसने पे कर दिए। नॉट फुली पेड अप यानी कि जो भी एंटायर अमाउंट थी उसमें से कुछ जो अमाउंट थी वो या तो कोल्ड अप नहीं हुई है या फिर वो कोल्ड अप हो गई है, मतलब कंपनी ने मंगवा ली है लेकिन सामने वाला पे नहीं कर पाया। ठीक है, अब इसके बाद से आपके इलस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग क्या कर लो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो। ओके, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये तो समझ आ गया होगा कॉल्ड अप और पेड अप क्या होता है।
कॉल्ड अप वो जो कंपनी ने मंगवा ली है, पेड अप वो जो कंपनी को सामने शेयर होल्डर ने पे करती है, ठीक है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इन दो पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। या तो इसका डिफरेंस आ जाता है या मीनिंग आ जाता है, या फिर ये एमसीक्यू ट्रू फॉल्स या 1 मार्क्स में किसी में भी पूछ लेते हैं कि रिजर्व कैपिटल क्या है या फिर कैपिटल रिजर्व क्या है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड इन इट। तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल remaining uncalled that a company resolves by a special resolution not to call except in the event of winding up of a company। समझे इसका मतलब है कि जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, मान लो उसमें से 7 रुपए कंपनी ने मंगवा लिए, ठीक है, लेकिन कंपनी कह रही है बाकी के जो 3 रुपए हैं वो हम सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के टाइम पे ही मंगवाएंगे, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी। तो वो जो 3 रुपए हैं वही हमारा क्या है, रिजर्व कैपिटल। यानी रिजर्व कैपिटल हमारा वो शेयर कैपिटल का पार्ट है जो कि अनकॉल्ड रह जाता है, जो कि एक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू क्या करती है, रिजॉल्व करती है। वो ये कहती है कि जो कॉल है वो हम वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाएंगे, उससे पहले नहीं मंगवाएंगे, ठीक है। जो अनलिमिटेड कंपनीज होती है ना, जिनके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, वो रिजर्व कैपिटल जरूर मेंटेन करती हैं। वो इसलिए मेंटेन करती है ताकि एट द टाइम ऑफ पेइंग द लायबिलिटी हमारे पास जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास कुछ पैसा हो जो वो हमें पे कर सके और हम कर्जे में ना डूब जाएं, ओके। और कैपिटल रिजर्व हमारे पास क्या होता है, ये एक ऐसा रिजर्व होता है जो कि आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स क्रिएट किया जाता है। वो डिविडेंड की तरह हम डिवाइड कह सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हैं, नहीं कर सकते अमंग द शेयर होल्डर्स, ओके। आ जाओ आगे करते हैं। अब आपका आएगा जर्नल एंट्री और कुछ परफॉर्मेंस, ठीक है, वो मैं समझा देती हूँ। आओ, इतना तो कर लिया होगा जितना मैंने समझाया, ओके। अब देखो जो हमने कौन कौन सी शेयर कैपिटल पढ़ी। एक तो थी हमारे पास, एक था हमारे पास ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, एक था हमारे पास इशूड, ठीक है। तो हमारे पास देखो जो इशूड शेयर कैपिटल है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, इशूड शेयर कैपिटल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 2 केसेस के अंदर हम अपने शेयर्स को इशू करते हैं। इशूड फॉर द कैश, या तो हमें चाहिए कैश, उसके लिए हम इशू कर रहे हैं, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या आएगा हमारे पास, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ओके। तो हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, इशूड फॉर द कैश। अगर हमने कैश के लिए इशू किया है तो हम क्या करेंगे, अपनी शेयर्स को इशू करेंगे और क्या ले लेंगे उसके बदले, अपना पैसा ले लेंगे। लेकिन कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी एसेट परचेज किए हैं, ठीक है, उस एसेट के बदले हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसे पे कर सके, तो जितना पैसा हम पे कर सकते हैं वो करेंगे और बाकी जो अमाउंट बचेगी उसके बदले हम अपने शेयर्स को इशू कर देते हैं। जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, ठीक है, अगर उसमें से एटलीस्ट 90% जो है हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, अपनी जो आगे की एंट्रीज हैं वो कर सकते हैं। अगर हमारी 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स जो हमें एप्लीकेशन मनी आती है हम उसे वापस से रिफंड कर देते हैं, ओके। समझ गए। अब हम अपनी जर्नल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जर्नल में क्या क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है, इसको हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, ओके। तो हमारे पास जर्नल है, जर्नल में हम सबसे पहली एंट्री डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, या फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो भी एप्लीकेशन होगी, जो भी हमारा शेयर होगा हम वो लिख देंगे, ओके। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। ये होती है हमारी पहली। दूसरी हमारी होती है
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. साथ साथ नरेशन भी बता रही हूं. इसके अंदर आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ठीक है. नॉर्मल हमारे पास आती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसे कहाँ लिखोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखोगे. ओके, इसके अंदर क्या आएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. ठीक है, ये ड्यू की गई है. फोर्थ में हमारे पास क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. फिफ्थ के अंदर भी ऐसे ही आ जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. ठीक है, वैसे ही हमारी सेकेंड थर्ड जितनी भी आपकी कॉल्स होंगी उसकी हम अमाउंट ऐसे ही डाल देंगे. अगर आपको सभी की डेट्स दी हैं लेकिन आपको फाइनल कॉल की डेट नहीं दी है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम इस चीज को अज्यूम करेंगे कि जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है, ठीक है, अगर हमें फाइनल कॉल की डेट नहीं दी गई है तो हम ये चीज अज्यूम करेंगे कि जो फाइनल कॉल है वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है. ओके, अगर आपको सभी की डेट दी है लेकिन फाइनल कॉल की डेट नहीं दी है तो इट मीन्स हम ये चीज़ एज्यूम करेंगे कि हमें फाइनल कॉल अभी तक रिसीव नहीं हुई है. और ये अजम्पशन आपको नीचे नोट में लिख के आनी होगी, डेट वी विल एज्यूम डेट amount received date of fixed call is final call is not given, so आप ऐसे लिख सकते हो एज द फाइनल कॉल अमाउंट. हाँ, तो आप क्या लिख सकते हो assumption के अंदर, एज फाइनल कॉल डेट इज नॉट गिवन सो वी विल एज्यूम डेट द फाइनल कॉल अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड. ओके, तो आप उसकी ड्यू की एंट्री भी नहीं डालोगे और उसकी रिसीव की एंट्री भी नहीं डालोगे. इन केस अगर आपको सिर्फ फाइनल कॉल की डेट नहीं दी है, बाकी सबकी डेट दी है, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि फाइनल कॉल की डेट नहीं दी है इसलिए हमें फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है. ठीक है, प्रीमियम पे तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है क्या नहीं है. जितना आपके काम का है सिर्फ उतना ही बता रही हूँ. ओके, बहुत ज्यादा डीप में अभी नहीं जा सकते हम. एक चीज याद रखना, प्रीमियम किसी भी एंट्री के साथ मंगवाया जा सकता है. अगर आपको स्पेशली मेंशन है कि वो एप्लीकेशन के साथ आया है तो एप्लीकेशन के साथ लिख दो. अगर अलॉटमेंट के साथ बोला अलॉटमेंट के साथ लिख दो. ठीक है, याद रखना जिसके अंदर बैंक है उसके साथ प्रीमियम हम नहीं लिखते हैं, हम दूसरी एंट्री के साथ प्रीमियम लिखते हैं. ओके, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, जिसके साथ आपको प्रीमियम मंगवाया गया है उसके साथ आप लिख दोगे प्रीमियम को. ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम. अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप एज्यूम करोगे कि वो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम को हमने मंगवाया है. ठीक है, ओके, तो हमारी ये होती है नॉर्मल इशू की एंट्री खत्म. अब हम आएंगे कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस पर. ये जो जनरल एंट्री लिखवा रही हो ना, लिख लो शांति से. ओके,
अब देखो इन दोनों के अंदर पता है दो दो केसेस आते हैं। एक तो होता है जब हम कॉल इन एरियर या कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है व्हेन कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस अकाउंट इज नॉट ओपन्ड। ओके, ठीक है। तो अगर हमारे पास कॉल इन एरियर ओपन हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो कि हमें क्या नहीं आया, हमें मान लो यही नहीं आया, हमारे पास अलॉटमेंट नहीं आई, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। ओके, ऐसा हम क्यों लिखेंगे, अब ये देखो हम क्या करते हैं कि जो कॉल इन एरियर्स होते हैं उसमें हम कैसे एंट्री डालते हैं, कहाँ बताऊँ, यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। उसके अंदर हम मेनली एंट्रीज डालते हैं इस हिसाब से, देखो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट, ठीक है। फिर हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। कि पहले हम क्या करते हैं, जो शेयर होल्डर की अमाउंट ड्यू होती है हम वो लिखते हैं, ओके, कि इसने इतनी अमाउंट ड्यू थी, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, की जो शेयर होल्डर है उससे हमें जो कॉल इन एरियर्स की अमाउंट थी वो रिसीव हो गई है, ठीक है। ये क्या आती है हमारी रिसीव्ड अमाउंट। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। ओके, तो अगर आपको ये दोनों लिखनी है तो आप ये दोनों लिख सकते हो, अगर आपको एक अकेली ये लिखनी है तो आप एक अकेली ये ही लिख सकते हो, ठीक है। बाकी मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज होंगे, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप ये दोनों लिख लो, ठीक है। अगर आपको ये भी लिखनी है तो आप और पाकर फिर ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। वहीं पे अगर हम कॉल इन एडवांस की देखें तो कॉल इन एडवांस टू शेयर होल्डर, फिर क्या आएगा, शेयर होल्डर टू बैंक, ऐसे तो बिल्कुल नहीं आएगा, समझ गए। क्योंकि हमें देखो कॉल इन एडवांस ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। समझ गए, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। अब देखो कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस के अंदर क्या क्या होता है। कॉल इन एरियर्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी ड्यू की एंट्री डालते हैं कि जो शेयर होल्डर है उसने कितना पैसा रोक रखा है, ठीक है। तो कॉल इन एरियर्स आ जाता है हमारा शेयर होल्डर टू कॉल इन एरियर्स, फिर आता है बैंक टू शेयर होल्डर्स, ओके। फिर हमारे पास क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। उसकी एंट्रीज भी अभी करवाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नोट्स में हम क्या लिखेंगे, अपनी जर्नल एंट्री लिखेंगे, वो क्या है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। ओके, और अगर हम कॉल इन एरियर अकाउंट ना खोले तो आ जाएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो कि लास्ट वाली जो कॉल है उसके ऊपर हमें सारे के सारे एरियर्स मिल गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ओके। अब कॉल इन एडवांस के लिए हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन
एडवांस अकाउंट और ये आएगा ब्लैंक। सिर्फ कॉल इन एरियर्स के लिए दो ऑप्शंस होते हैं कि आपने अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना, लेकिन कॉल इन एडवांस के लिए कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि आपको अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास क्या आ गई, जर्नल एंट्रीज आ गई, समझ आई। ठीक है, कि कॉल इन एरियर्स है उसके अंदर हमारे पास ये जनरल एंट्री कैसे है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। सबसे पहले जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्हें हम ड्यू करते हैं कि उनका कितना पैसा अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, एरियर्स में है, तो क्या आएगा, शेयर होल्डर टू कॉल इन एरियर्स। उसके बाद जितना पैसा हमें रिसीव होता है क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक में डेबिट हुआ एक में क्रेडिट हुआ, तो हमारी ओवरऑल एक एंट्री बन जाएगी, वो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। ओके, अब ये तो तब आएगी एंट्री जब हमें कॉल इन एरियर रिसीव होगी। ठीक है, मान लो कि जो हमें सॉरी कॉल इन एडवांस हमें रिसीव होगी, मान लो कि हमें जो कॉल इन एडवांस है वो फाइनल कॉल के लिए रिसीव हुई है। ठीक है, ये जो हमें कॉल इन एडवांस है वो किसके लिए रिसीव हुई है, हमें फाइनल कॉल के लिए। तो जब फाइनल कॉल की एक्चुअल अमाउंट हम रिसीव करेंगे, ठीक है, जब फाइनल कॉल की ये बैंक वाली एंट्री होगी, तो ये कैसे होगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो जो एडवांस है वो तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, बैंक में वो आ जाएगी जो हमें अभी मिल रहा है। ठीक है, और ये जो टोटल अमाउंट है वो हमारी किसके बराबर आ जाएगी, जो हमारी एक्चुअल फाइनल कॉल की अमाउंट होगी उसके बराबर। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है कि अगर आपका कॉल इन एरियर्स है तो हम क्या डालेंगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। अगर आप कॉल इन एरियर ओपन नहीं कर रहे हो तो आपको जब भी कॉल इन एरियर रिसीव होगा उसकी एंट्री है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, या कोई भी अकाउंट, मतलब कोई भी कॉल जिसके ऊपर आपको सारा एरियर रिसीव हो गया है। और अगर कॉल इन एडवांस हमें रिसीव हुआ है तो जिस कॉल पे हमें रिसीव हुआ होगा उसमें हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, अब बैंक के अंदर क्या जाएगी, तीनों दोनों की अमाउंट जाएगी, जो एडवांस में भी आया और जो अलॉटमेंट की अमाउंट है वो भी आएगी। ठीक है, और जब फाइनल कॉल की बारी आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, डन। देखो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्या पता 2 घंटे का भी हो, लेकिन इसके अंदर आपको एक फायदा है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपकी सारी जो एंट्रीज हैं वो क्या हो जाएगी, आपको रिवाइज हो जाएंगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। ये क्या आएगा हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स। तो जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स हैं, सबसे पहले तो हम एक चीज याद रखेंगे कि कितना कितना % हम लगाते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि हम शेयर होल्डर्स हैं, हमें नुकसान नहीं चाहिए, तो इसलिए हम जब भी एडवांस देंगे तो हम ज़्यादा पैसा लेंगे, और जब भी हम नहीं देंगे पैसे तो हम पैसा आपको इंटरेस्ट भी कम ही देंगे। ठीक है, यानी शेयर होल्डर अपना नुकसान नहीं चाहता, तो इसलिए कॉल इन एरियर्स पे हमेशा कम इंटरेस्ट लगता है, कॉल इन एडवांस पे ज़्यादा। कॉल इन एरियर्स पे लगता है 10%, कॉल इन एडवांस पे लगता है 12%। ओके, सबसे पहले जैसे हमने कॉल इन एरियर्स को ड्यू किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स को भी ड्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है, ये आएगी हमारी पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। अब ये एंट्री क्यों आई, ये देखो, ये भी बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है कि
अगर आपको देखो कॉल इन एरियर्स और कॉल इन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स, अगर आपको दोनों साथ में करना है तो उसके लिए आपको 3 एंट्री करनी होगी। पहली होगी हमारी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट, दूसरी होगी हमारी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट, थर्ड एंट्री होगी हमारी कि जो इंटरेस्ट है कॉल इन एरियर्स पे और जो हमारा एक्चुअल कॉल इन एरियर है वो दोनों ही हम क्या कर लें अपने शेयर होल्डर से रिसीव कर लें। तो उसके लिए हम क्या डालेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। ओके, ठीक है, ठीक है, यही हमारी एंट्री है। इसके बाद आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। जो मैं लिखवा रही हूं अभी लिख लो, ये जो एंट्रीज हैं ये तुम्हें एग्जाम टाइम पे काम आएंगी। एक्चुअल काम नहीं आएंगी, बहुत ज्यादा काम आएंगी। अच्छा दिख नहीं रहा था क्या, सॉरी, बहुत 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 ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कॉल इन एडवांस है उसकी एंट्री इससे रिवर्स हो जाएगी थोड़ी सी, सॉरी। पहले आएगी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ये आ गई हमारी पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या आएगी, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, इंटरेस्ट देखो कॉल इन एडवांस तो हमें ऑलरेडी रिसीव हो गया है। क्या, कॉल इन एडवांस तो हमें ऑलरेडी रिसीव हो गया है, तो उसके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे करना है उससे हमें क्या कर देंगे, शेयर होल्डर को पहले हम ड्यू कर देंगे, उसके बाद जितनी अमाउंट होगी वो हम शेयर होल्डर को क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ओके, इसके बाद आता हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन, बोले तो प्रो रेटा बेसिस। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे पास क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है हमारे पास कि जब हम अप्लाइड शेयर्स हमारे इशूड शेयर से ज्यादा होते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे अप्लाइड शेयर्स हैं वो हमारे किससे ज्यादा हो जाते हैं, इशूड से। इसका क्या मतलब है कि मान लो हमने इशू किए थे 1 लाख शेयर्स, ठीक है, लेकिन जो पब्लिक थी उसने अप्लाई कितने के लिए कर दिया, 1,20,000 के लिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन कि आपके जो 20,000 है वो ज्यादा है। इस केस के अंदर आपके पास क्या है, आपके पास एक्सेस शेयर्स कितने हैं, 20,000 है ना। तो आप इसके लिए दो चीजें कर सकते हो, या तो आप सारा पैसा रिफंड कर दो, 20,000 के ऊपर आपको जो पैसा आया है आप उसको रिफंड कर दो। ठीक है, या फिर आप क्या चीज कर सकते हो, प्रोरेटा कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, प्रोरेटा अलॉटमेंट कर सकते हो, यानी ये जो 20,000 के पैसे हैं वो आप आगे अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल इन सब के अंदर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको एडजस्ट किस तरीके से करना है ये तो तभी आपको मैं बताऊंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, बस आपको इतना समझ में आ गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जब हमारे इशूड शेयर्स, जो कंपनी ने एक्चुअल में जितने शेयर्स पब्लिक को बोले हैं कि आप इतने के लिए अप्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा शेयर्स के लिए जब पब्लिक अप्लाई करती है तो उस एक्सेस शेयर्स को हम क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेस अमाउंट होती है, एक्सेस शेयर्स जो सब्सक्राइब किए होते हैं पब्लिक ने, तो उसमें आप दो केस कर सकते हो, या तो जो आपको एप्लीकेशन पे मनी आया है उन एप्लीकेशन मनी आया है उन शेयर्स पे, या तो आप वो वापस रिटर्न कर दो, उनको रिफंड कर दो, या फिर वो जो 20,000 शेयर्स के ऊपर जो पैसा आया है आप उसके ऊपर क्या कर दो, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दो, यानी वो 20,000 के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी आई है आप उसे अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर दो। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास फोरफीचर ऑफ शेयर्स का केस। ठीक है, किसका केस आता है हमारे पास, फोरफीचर ऑफ शेयर्स का केस आता है। थोड़ा सा बचा आपके पास, ठीक है, ज्यादा नहीं है, फिर मैं देख लूंगी कि आपका कोई टॉपिक तो नहीं बच गया, तो भी देख लो। आ जाओ, फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है।
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है। फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, यानी आपने अपने शेयर्स को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका साफ सीधा एक ही मतलब है कि अगर आप किसी रीजन के कारण अपनी जो कंपनी को शेयर्स, आपने कंपनी के जो शेयर्स लिए हैं, मान लो आपने 100 शेयर्स लिए हैं, ठीक है, आप उसके अंदर आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दी है, लेकिन कंपनी ने आपको फाइनल और फर्स्ट कॉल दोनों कॉल्स पे करने के लिए बोला, लेकिन आप दोनों ही पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, आपके शेयर्स कैंसिल कर देती है। जो पैसा आपने दिया है इन शेयर्स के ऊपर वो अपने पास रखेगी और साथ में आपके शेयर्स कैंसिल कर देगी, आपसे आपके शेयर्स वापस ले लेगी। ठीक है, उसे हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कि आपके शेयर्स को कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या आती है, इसकी एंट्री आती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। जितने पैसे उन्होंने नहीं दिए हैं वो इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे मान लो उसने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दी, अगर आपको बोला है कि कॉल इन एरियर अकाउंट खोलो तो कॉल इन एरियर और उसके अंदर फर्स्ट और फाइनल दोनों की मिला के डाल दो। अगर आपको कॉल इन एरियर अकाउंट खोलने के लिए नहीं बोला है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट टू फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, टू शेयर फॉरफिटेड या फॉरफीचर, यानी वो अमाउंट जो आपको रिसीव हो चुकी है। ओके, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, जो फॉरफीचर की जो अमाउंट होती है उसको हम किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो हम री इशू के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो फॉरफीचर की अमाउंट होती है, जब हम इन्हीं शेयर्स को री इशू करते हैं तो हम उसके लिए किसको यूज कर सकते हैं, फॉरफीचर की अमाउंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो री इशू ऑफ शेयर्स होता है वो डिस्काउंट पर भी इशू हो जाते हैं। नॉर्मल शेयर्स जो हम न्यू इशू करते हैं शेयर्स को, न्यू जो शेयर्स इशू होते हैं उन्हें हम या तो पार पे या प्रीमियम पे इशू करते हैं, लेकिन जो हमारे री इशू ऑफ शेयर्स होते हैं, जो हमारे फॉरफिटेड शेयर्स को हम वापस से इशू करते हैं, उसको हम इशू कर सकते हैं एट डिस्काउंट, एट पार एंड एट प्रीमियम। ठीक है, वो हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम उसे किस पे इशू करना चाहते हैं। ओके, कई बार हम क्या करते हैं, जो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर जो हमारे शेयर्स होते हैं अगर उसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूडेड है तो हम उसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हम जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास बना है, हम सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, या तो अगर कोई कंपनी अपने अनइशूड शेयर्स को मेंबर्स को एज अ बोनस शेयर्स दे रही है तो हम बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उन्हें राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो हमने कमीशन पे की है या कोई और एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलॉट है, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसके लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। या फिर हमें अपने खुद के शेयर्स को परचेज करना हो या अपनी खुद की सिक्योरिटीज को परचेज करना हो, उसके लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 5 केसेस के अंदर हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। कौन कौन से, ये क्वेश्चन आता है, समझ ध्यान से सुन लो। कौन से केसेस है जिसके अंदर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। पहला, या तो हम बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, कोई भी कमीशन हमने पे किया है, कोई भी एक्सपेंस हुए हैं या डिस्काउंट हमने किसी को लो किया, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, उसके ऊपर हम कोई प्रीमियम दे रहे हैं या फिर डिबेंचर की रिडम्पशन के टाइम हम कोई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हम अपने खुद के कोई भी शेयर्स परचेज कर रहे हैं या फिर कोई सिक्योरिटी अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हैं। ओके, अब कई बार क्या होता है हमारे पास, ये इस एंट्री के अंदर थोड़ा सा झोल होता है।
कई बार जो शेयर्स होते हैं वो हम किस पे इशू करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम पे। तो एक पर्सन है, ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट या फाइनल कॉल ही ना पे करे, कई बार वो अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर अलॉटमेंट मनी उसने पे कर दी है, ठीक है, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया है तो हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने फॉरफीचर में किसकी अमाउंट डालनी है, एक तो एप्लीकेशन की और एक अलॉटमेंट की, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे, देखो, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट की अमाउंट, ओके। अगर हमने क्या किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर हमने इशू किए हैं शेयर्स को, ओके। और अगर इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों ही इंक्लूडेड है, यानी हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है, इसका मतलब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिसीव हो गया। अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया तो हम ये एंट्री डालेंगे, शेयर कैपिटल टू कॉल इन एरिया टू शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। एप्लीकेशन की फेस वैल्यू, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम टोटली क्या कर देंगे, इग्नोर। सिक्योरिटी प्रीमियम को कर दो इग्नोर इफ रिसीव, इसका रोल ही खत्म करो, ओके। लेकिन वहीं पे अगर मैं कहूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है, अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो आप क्या करोगे यहां पर, तो आपकी एंट्री पता है क्या आएगी, वो हम दूसरे पेज पे करते हैं, आ जाओ, वो हम यहां पे करते हैं। तो आपके पास पता है एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ये जो शेयर अलॉटमेंट है ना, इसके अंदर फेस वैल्यू भी जाएगी प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू भी जाएगी, ओके। टू शेयर, कोई भी जो भी कॉल है वो कॉल लिख देना यहाँ पे, टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी एप्लीकेशन मनी की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, हमारी एप्लीकेशन की अमाउंट, ओके। ये कब जाएगी हमारी, अगर हमें SPR यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव नहीं हुआ है तब, ओके, डन। अब देखो, हमने अपने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, अब इसको री इशू करने की बारी आती है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, री इशू करना है। तो हमारे पास री इशू करने के 3 तरीके हैं, या तो कर दो डिस्काउंट पे, या कर दो पार पे, या फिर कर दो प्रीमियम पे, ठीक है। किस किस पे, डिस्काउंट, पार या फिर प्रीमियम। अच्छा, एक चीज देखो, अगर आपको डिस्काउंट देना है तो आप किसके बराबर का डिस्काउंट दे सकते हो, जो हमारी फॉरफीचर में क्या है एंड अमाउंट है उसके बराबर का, ठीक है। कि मिनिमम जो डिस्काउंट है वो हम कितना दे सकते हैं, मिनिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं, एक्चुअली मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना देंगे, यानी इससे ज्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। जो अमाउंट है हमारी वो फॉरफिट हुई है ना रीइश्यूड शेयर्स पे, सिर्फ वही, यानी कि मान लो टोटल 500 शेयर्स थे वो हमने फॉरफिट किए, उसमें से हम अभी 200 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, तो जो 500 शेयर्स के ऊपर फॉरफिटेड अमाउंट होगी हम उसको नहीं यूज कर सकते, ठीक है। हमें क्या करना होगा कि जो 200 शेयर्स हैं पहले हमें उसके लिए क्या निकालनी होगी, अपनी फॉरफिटेड की अमाउंट निकालनी होगी, और फिर जो अमाउंट हमारे पास आएगी उसको ही हम, उसके बराबर का ही हम क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर उससे कम का डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा का नहीं दे सकते, ओके। अब रीइश्यू की एंट्री हमारे पास क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी हमारे पास जो पैसा है वो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हमने कोई भी डिस्काउंट दिया है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में डिस्काउंट, ठीक है। टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कई बार हम क्या करते हैं, प्रीमियम पर भी इशू कर देते हैं,
ठीक है, हम री इशू प्रीमियम पे करते हैं। अगर हमने प्रीमियम पे किया है तो हम यहाँ पे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे। डिस्काउंट पे किया है तो हम शेयर फॉरफिटेड को डेबिट कर देंगे। अगर हमने पार पे किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डन। इसके बाद पता है क्या होता है हमारे साथ, जो हमने शेयर फॉरफिटेड अमाउंट है, मान लो उसके अंदर हमारे पास है 5,000 रुपये और एक्चुअल में हमने जितने का डिस्काउंट दिया है वो है 2,000 रुपये का। ठीक है, तो बाकी के जो 3,000 रुपये हैं वो हमारा क्या बच जाता है, हमारा कैपिटल गेन बच जाता है कि हमने जो शेयर्स थे एक्चुअल में हमने उसके ऊपर पहले कितनी अमाउंट रिसीव की थी, 5,000 की। ठीक है, लेकिन हमने उसको डिस्काउंट पे इशू कर दिया 2,000 के डिस्काउंट पर, उसके बावजूद हमारे पास उस पर 3,000 रुपये बच गए। जो 3,000 रुपये वो हमारा क्या है, कैपिटल गेन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कैपिटल गेन का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, डरना नहीं है। कैपिटल गेन हमारा क्या है, जो अमाउंट हमने फॉरफिट की है, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशू ऑफ शेयर्स माइनस, इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, डिस्काउंट ऑन री इशूड शेयर्स। ठीक है, यानी कि जो हमने डिस्काउंट दिया है री इशूड शेयर्स के ऊपर उसको हम माइनस कर देंगे। ओके, डन। तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन। अब इस कैपिटल गेन को हमने ट्रांसफर भी तो करना है कहीं पे, तो हम कहां पे इसको ट्रांसफर करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, फॉरफीचर, कैपिटल फॉर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, रिजर्व्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि अनकॉल्ड शेयर्स की जो अमाउंट होती है, जो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के टाइम पे मंगवाई जाएगी। और कैपिटल रिजर्व हमारा क्या होता है, जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स हमने रखा होता है थोड़ा सा पार्ट। ओके, जिसे हम एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, बस यहीं तक था। अब मैं देख देती हूँ एक बार और, अगर आपको कोई टॉपिक तो नहीं रह गया होगा वैसे। अच्छा हाँ, एक रहता है आपका अदर देन कंसीडरेशन का टॉपिक, है ना, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्या है हमारे पास, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि हमने किसी बिजनेस को परचेज किया, या तो उसकी सारी एसेट्स को, या फिर हमने पूरे के पूरे बिजनेस को परचेज किया, तो उसके बदले अगर हम पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं तो जितना पैसा हमने देना उतना दे देते हैं, और बाकी की जो अमाउंट होती है उसके बदले हम अपने शेयर्स को इशू कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा कि जब हम एसेट को परचेज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। यानी हमने जिससे भी परचेज किया है, कोई भी कंपनी है जिससे हमने परचेज किया, उसका नाम यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये तब आती है जब हमारा क्या होता है, एसेट परचेज करते हैं। जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पे आती है हमारी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, वेंडर कौन होता है, सेलर जिससे हमने परचेज किया, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये कब आएगी हमारी एंट्री, व्हेन एसेट्स परचेज्ड। और ये कब आएगी हमारी, व्हेन बिजनेस इज परचेज्ड। समझे, समझे, अच्छे से समझ गए। ठीक है,
अब ये तो हो गया हमारा कि हमने अपना बिजनेस परचेज किया है या फिर हमने एसेट परचेज की है, लेकिन अब हम इसके बदले अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या आएगी वो देखो। आ जाओ। अगर हम शेयर्स को पार पे इशू कर रहे हैं, इफ शेयर्स आर इशूड एट पार, एक सेकेंड, ठीक है, इसके अंदर दो केस बना देते हैं हम। एक आता है हमारा पार का, एक आता है हमारे पास प्रीमियम का। ठीक है, अगर हम पार पे इशू कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगी, ठीक है, वेंडर अकाउंट डेबिट। हम वेंडर को दे रहे हैं ना, हम जिसको अपने शेयर्स दे रहे हैं उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर हम प्रीमियम पे दे रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, डन डन। ठीक है, अब एक चीज होती है इसके अंदर कि हमें एक कंफ्यूजन रहती है, बहुत केसेस के अंदर ऐसे होता है, आपको बहुत कंफ्यूजन के लिए दिया जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए गए हैं वो कितने हैं। ठीक है, वहां पे आपको पता है क्या होता है कि ना एसेट की अमाउंट दे देते हैं। ठीक है, आपको ये बता देते हैं कि आपने इसके बदले इतना आपने पैसा दे दिया है, इतना अपनी चेक के थ्रू पे कर दिया है, बाकी के आपने शेयर्स इशू करने। तो आप क्या करोगे, जितनी टोटल वैल्यू होगी उसके अंदर से आप बैंक की अमाउंट जो चेक के थ्रू दिया उसे माइनस करोगे, कैश दिया उसे माइनस करोगे, जो अमाउंट आ जाएगी। अगर आपको शेयर की वैल्यू दी है कि 100 रुपीज के अकॉर्डिंग शेयर है, तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे उस वैल्यू को। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दी है तो आप क्या करोगे, ₹10 के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड कर दोगे। अगर आपको कभी भी डिबेंचर्स या शेयर्स की वैल्यू नहीं दी होती, ठीक है, कि कितने का डिबेंचर है, कितने की हमारा कितने का शेयर है, तो आप बाय डिफॉल्ट ही कंसीडर करते हो कि जो शेयर्स है वो हमारा ₹10 के अकॉर्डिंग है और जो हमारा डिबेंचर है वो ₹100 ईच के अकॉर्डिंग है। ओके, तो हम क्या निकाल रहे हैं, अपना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक है, क्या निकालेंगे, हमारा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कि कितने शेयर्स जो है वो हम वेंडर को इशू करेंगे। तो हम अगर वेंडर को जितने शेयर्स हमने इशू करने हैं वो निकालना है तो हम क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होती है, वो अमाउंट जो हमने जिसके लिए हमने क्या किया है, एसेट्स और लायबिलिटीज, या मान लो एसेट्स या बिजनेस को हमने परचेज किए। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन में से हमेशा बैंक और कैश की अमाउंट माइनस होगी। ओके, उसके बाद ही ये परचेज कंसिडरेशन हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमें रिमेनिंग अमाउंट के लिए अपने शेयर्स इशू करने हैं ना, हमें ऑल ओवर अमाउंट के लिए नहीं करने इशू। अगर हमने चेक या बैंक के थ्रू, कैश के थ्रू, किसी चीज के थ्रू कुछ भी पे नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, अपना फुल अमाउंट लेंगे। अदरवाइज जितनी अमाउंट पे हो गया वो माइनस करके बची हुई अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे, और एक शेयर का जो भी इशू प्राइस होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, डन। तो यही है इसके अंदर। अब देखते हैं कि क्या कोई और टॉपिक तो नहीं रह गया आप लोगों का। फॉरफीचर मैंने आपको करा दिया है, री इशू भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, और ओवर सब्सक्रिप्शन भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे हैं। हाँ, क्वेश्चन हम सारे सॉल्व करेंगे, मैं आपको वेरी शॉर्ट भी करवाऊंगी। आपको थ्योरी मैंने ऑलरेडी करवा दी है इसके ऊपर जो भी है। ठीक है, अब आपका टॉपिक रह गया इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। ठीक है, हम सिर्फ वेंडर्स को ही शेयर्स नहीं इशू करते, हम अंडर राइटर्स को या फिर प्रमोटर्स को भी शेयर्स इशू करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस को, जो एक कंपनी, एक बिजनेस को एज ए कंपनी स्टार्टिंग में रन करते हैं, उन्हें हम प्रमोटर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, या तो हम यूज करेंगे वर्ड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंस, या फिर हम यूज करेंगे गुडविल। ठीक है, या फिर हम यूज करेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट करेंगे और यहां पे क्या लिख देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डन। इश्यू ऑफ शेयर्स
फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर हम किसी से अपना बिजनेस या एसेट कुछ परचेज कर रहे हैं तो हम वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करेंगे। अगर हमने किसी प्रमोटर को क्या किया है, कोई शेयर इशू किया है, तो हम वहाँ पे प्रमोटर को नहीं यूज करते, हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, गुडविल या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब अगर हमने अंडर राइटर्स को इशू करने हैं शेयर्स, अंडर राइटर्स कौन होते हैं हमारे? अंडर राइटर्स वो पर्सन्स होते हैं जो हमसे शेयर्स लेके दूसरों को बेचते हैं। ठीक है। यानी कि मान लो अगर हमारे शेयर्स नहीं बिक रहे हैं, ठीक है, तो जो इशूइंग बॉडी होती है ना, जो शेयर्स को इशू मतलब जो दूसरों को सेल करने में हेल्प करती है, ठीक है, जो इशूइंग बॉडी होते हैं उनके क्लोज कांटेक्ट में होते हैं जो पर्सन, उन्हें हम अंडर राइटर्स कहते हैं, जो एक्चुअली में क्या करती है, कंपनी से शेयर्स खुद परचेज करती है और फिर बाद में वो दूसरे इन्वेस्टर्स को सेल कर देती है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो नहीं होती है तो उसके पास कोई भी इन्वेस्टर नहीं आता इजीली, तो इसलिए वो अंडर राइटर्स की हेल्प लेती है। तो अंडर राइटर्स को पहले आपको सेल करना पड़ेगा, फिर अंडर राइटर्स आगे देंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे अंडर राइटर्स को आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, जो अंडर राइटिंग कमीशन है जिसके लिए आप पे कर रहे हो, जैसे एसेट के लिए आपने पे करना था, है ना, तो आपने क्या किया, सबसे पहले एसेट को ड्यू किया, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर राइटिंग कमीशन या अंडर राइटिंग एक्सपेंस, अंडर राइटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। ओके। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे इसकी एंट्री आई थी वैसे एग्जैक्टली इसकी एंट्री भी आ जाएगी। ठीक है। क्या आएगी हमारे पास, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके। इसके अंदर भी अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड है वो भी ऐसे ही निकलेगा, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। ठीक है। ये छोटा है, इजी चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। बस इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गए। जिन बच्चों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी उनके लिए ये एक एज अ वन शॉट रहेगा, एक क्विक रिवीजन की तरह, कि आप इसको क्विकली रिवाइज कर लो। अगर किसी बच्चे को सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो वो स्पीड इंक्रीज करके रिवाइज कर सकता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 घंटे 20 मिनट तक की वीडियो गई है, 17-18 मिनट तक की, तो काफ़ी लंबी चली गई है। लेकिन इसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब से रिलेटेड एक एक या 2-2 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। बुक से ही सॉल्व करेंगे, बुक से ही आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। एक चीज़, एक इंस्ट्रक्शन है सभी के लिए, बस उस चीज़ को फॉलो कर लेना। आई गारंटेड यू कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। ओके। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी वो होंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है। मैं इलस्ट्रेशंस नहीं रिवाइज करवाऊंगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाने की कोशिश करूंगी। जो नई नई एडजस्टमेंट्स जिसके अंदर होंगी वो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। ओके। तो आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, आपको बस इतना करना है कि जब मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवा दूंगी, सारी नहीं करवाऊंगी, गिनी चुनी कुछ कुछ करवाऊंगी, हर तरह का एक एक क्वेश्चन, हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन, कम से कम 2 घंटे का सेशन तो होगा आराम से। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आराम से बैठ के 2 घंटे के अंदर आपने सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं। उसके बाद, उसको अच्छे से समझने के बाद आप क्या करोगे, मैं उसमें वेरी शॉर्ट भी कराऊंगी, 1-2 केस स्टडी भी करवाऊंगी, हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगी। आपने जब पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी सब समझ लोगे आप, आपने क्या करना है, जो इलस्ट्रेशंस हैं इसकी आपने वो रिवाइज करानी है। आप एक बार इलस्ट्रेशन रिवाइज कर लोगे, इलस्ट्रेशन रिवाइज करने के बाद आप लोगों के पास एक और वीडियो आएगी। ठीक है। उस वीडियो के अंदर आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वेरी शॉर्ट थ्योरी से रिलेटेड, केस स्टडी, हर तरह का क्वेश्चन होगा, आपने उसको बैठ के सॉल्व करना है। मेहनत ज़्यादा लगेगी लेकिन मेहनत आपको खुद से करनी ही पड़ेगी।
2-3 घंटे बैठ के अच्छे से उसको सॉल्व करना। जितने टाइम लिमिट के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए उतने टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग मैं उस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दूंगी। आपने वीडियो ऑन करते हुए ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और हो सके तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर टाइम लिमिट के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो खुद को एनालाइज करोगे कि कहाँ पे आपकी कमी है, लिखने में, समझने में, कैलकुलेशन करने में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, कहाँ पे कमी है उस चीज़ को पक्का करोगी। ओके, और सोल्यूशन भी साथ साथ में ही होंगे और आंसर भी साथ में ही होंगे। और मस्ट रिमेंबर कि मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के रिस्पॉन्सेस चाहिए होंगे। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे मैं बूस्टर सीरीज बीच में छोड़ दूंगी, मैं अपलोड नहीं करूंगी आगे। फिर मुझे बाद में ये मत कहना कि आपने हमें वापस बीच में छोड़ दिया, क्योंकि इस बार मैं सीरियसली बहुत अच्छे से सारे नोट्स प्रिपेयर करके आई हूँ। मैं एक एक चीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके आई हूँ कि मैं कौन से क्वेश्चंस करवाऊंगी, कैसे आप लोगों का सारा डाटा निकालना है। बहुत मेहनत से मैं सारा डाटा आप लोगों का निकाल रही हूँ, उसे कलेक्ट कर रही हूँ, उसे बना रही हूँ। ठीक है, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप एटलीस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि आपके लिए ये क्वेश्चंस, ये सेशन यूज़फुल है या नहीं है। ओके, तो अब जाओ और जाके अपने जो नोट्स मैंने आज बनवाए हैं उसे, या अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट नहीं किया है तो इसे नोट डाउन करो अपनी एक अलग नोटबुक में, ताकि एग्जाम के पिछले दिन रिवाइज कर सको और इसको अच्छे से, सारी जनरल एंट्रीज को अच्छे से याद कर लो। ओके, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।